हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर निशा गोयल से आचार्य राजनीति विज्ञान आपको बीए सेकंड के सेकंड पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में बता रही थी। आज हम देखेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने के कारण। कांग्रेस कार्यकारिणी की एक बैठक 14 से 16 फरवरी 1930 तक साबरमती में हुई। कांग्रेस कार्यकारिणी ने स्थिति का गंभीरतापूर्वक अध्ययन किया और एक प्रस्ताव पास कर महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए। यद्यपि कार्यकारिणी ने गांधी जी को आंदोलन प्रारंभ करने के संपूर्ण अधिकार दे दिए थे, किंतु शांतिवादी और समझौते में विश्वास करने वाले होने के नाते गांधी जी ने वायसराय को एक और मौका दिया। अपने साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया के एक लेख में उन्होंने वायसराय को 11 शर्तें बताई और आश्वासन दिया कि यदि सरकार उन्हें मान ले तो उसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का नाम भी नहीं सुनना पड़ेगा। ये 11 शर्तें थीं। पूर्ण नशाबंदी हो। नंबर 2, मुद्रा विनिमय में 1 रुपया 1 शिलिंग 4 पेंस के बराबर माना जाए। 3, मालगुजारी आदि कर दी जाए और उसे विधानमंडल के नियंत्रण में रखा जाए। 4, नमक पर लगने वाला कर बंद हो। 5, सैनिक व्यय कम हो और शुरू में आधा कर दिया जाए। 6, शासन व्यय में कमी करने के लिए अधिकारियों के वेतन आधे या उससे कम कर दिए जाएं। 7, विदेशी वस्त्रों पर तटकर लगाया जाए ताकि देशी उद्योग का संरक्षण हो। 8, तटीय व्यापार संरक्षण कानून पारित किया जाए। 9, हत्या या हत्या की चेष्टा में दंडित बंदियों को छोड़कर शेष सभी राजनीतिक बंदी रिहा कर दिए जाएं। सभी मुकदमे वापस लिए जाएं और भारत से निर्वासित किए गए सभी लोगों को आने दिया जाए। 10, खुफिया पुलिस तोड़ दी जाए या इसे जन नियंत्रण में रखा जाए। 11, आत्मरक्षा के लिए बंदूक आदि हथियारों की लाइसेंस दिए जाएं। शासन ने पत्र का सहानुभूतिपूर्वक उत्तर देने के बजाय कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी प्रारंभ कर दी। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी के सामने आंदोलन प्रारंभ करने के अतिरिक्त और कोई रास्ता नहीं बचा। सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ। दांडी यात्रा। गांधी जी ने अब आंदोलन चलाने के ढंग पर विचार करना प्रारंभ किया और यह निश्चय किया कि सर्वप्रथम वे दांडी समुद्र तट पर शासन की आज्ञा प्राप्त किए बिना नमक बनाएंगे और इस प्रकार कानून का उल्लंघन करेंगे। 11 मार्च 1930 को साबरमती के मैदान में 75,000 व्यक्तियों ने एकत्र होकर प्रण किया कि जब तक भारत स्वाधीन नहीं हो जाता तब तक ना तो हम स्वयं चैन लेंगे ना सरकार को चैन लेने देंगे। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी और उनके द्वारा चुने गए 79 कार्यकर्ता साबरमती आश्रम से दांडी समुद्र तट की ओर चल पड़े। 200 मील की लंबी यात्रा तय करके 24 दिनों में यह पैदल यात्रा महान आंदोलन का महान प्रारंभ थी। वल्लभ भाई पटेल सबसे आगे चले और उन्होंने गांधी जी के आगमन के लिए जनता को तैयार किया। महात्मा गांधी 5 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचे और 6 अप्रैल को उन्होंने दांडी समुद्र तट पर स्वयं नमक कानून का उल्लंघन कर सत्याग्रह का श्री गणेश किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम। गांधी जी का उपर्युक्त कार्य भारत के विभिन्न भागों में विशाल पैमाने पर सविनय अवज्ञा के शुरू किए जाने का संकेत चिन्ह था। 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आंदोलन के लिए कार्यक्रम निर्धारित किया। गांव-गांव को नमक बनाने के लिए निकल पड़ना चाहिए। बहनों को शराब, अफीम और विदेशी कपड़ों की दुकानों पर धरना देना चाहिए। विदेशी वस्त्रों को जला देना चाहिए। हिंदुओं को अस्पृश्यता त्याग देनी चाहिए। विद्यार्थी सरकारी शिक्षण संस्थाएं छोड़ दें और सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दें। 4 मई को महात्मा जी को गिरफ्तार कर बंदी को भी आंदोलन के कार्यक्रम में सम्मिलित कर लिया गया। आंदोलन का उत्कर्ष और सरकार का दमन चक्र। गांधी जी द्वारा नमक आंदोलन का उल्लंघन किए जाने के शीघ्र बाद ही आंदोलन पूरे जोश पर आ गया और इसके संपूर्ण देश को अपने प्रभाव में ले लिया। मध्य प्रांत में जंगल कानून और कलकत्ता में राजद्रोह सभा अधिनियम का उल्लंघन किया गया। संयुक्त प्रांत, मद्रास, मध्य प्रांत, बम्बई और बंगाल में शासन की अनुमति प्राप्त किए बिना अवैधानिक नमक बनाना प्रारंभ कर दिया गया। विदेशी वस्त्र और अन्य सामान का बहिष्कार व शराब की दुकानों पर धरना भी सफलतापूर्वक प्रारंभ कर दिया गया। आंदोलन प्रारंभ होने के 1 माह के अंदर 200 पटेल और पटवारियों ने त्यागपत्र दे दिए और सैकड़ों अन्य सरकारी नौकरों ने भी ऐसा ही किया।
विदेशी वस्त्र के बहिष्कार को महान सफलता प्राप्त हुई। आंदोलन की विशिष्ट बात यह थी कि भारतीय स्त्रियों ने अपने परंपरागत संकोच का त्याग कर बहिष्कार, पिकेटिंग और स्वदेशी प्रचार में आंदोलनकारियों के साथ मिलकर कार्य किया। अकेले दिल्ली में लगभग 1700 महिलाएं शराब की दुकानों पर धरना देने के अपराध में गिरफ्तार की गईं। 4 मई को गांधी जी की गिरफ्तारी पर बम्बई, कलकत्ता और अन्य स्थानों पर संपूर्ण और स्वेच्छापूर्ण हड़ताल हो गई। बम्बई में जीआईपी और बीबीसीआई के कारखाने के मजदूर भी काम छोड़कर हड़ताल में सम्मिलित हो गए। आंदोलन के प्रारंभ होने के पहले ब्रिटिश सरकार के जिम्मेदार अधिकारियों ने आंदोलन की टेक्निक का उपहास किया था। आंदोलन की गति पकड़ने पर कुछ समय के लिए हतप्रभ से हो गए, लेकिन कुछ समय बाद ही उन्होंने निर्ममता पूर्वक दमन प्रारंभ कर दिया। प्रदर्शनों और सार्वजनिक सभाओं को निर्दयता पूर्वक तितर बितर किया जाने लगा और अब लाठी प्रहार दिन प्रतिदिन की घटना हो गई। धारासना में 2500 स्वयंसेवकों ने नमक के गोदाम पर चढ़ाई की और वे पाशविक लाठी प्रहार के शिकार हुए। जमीन पीड़ा से कराहते हुए आदमियों से पट गई थी। किसी का कंधा टूट गया था और किसी की खोपड़ी। लोगों के सफेद कपड़े खून से तर थे। न्यू फ्री मैन के संवाददाता वेब मिलर धारासना के दृश्य और पुलिस की ज्यादतियों का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि 18 वर्ष तक 20 देशों में संवाद संग्रह के काम में मैंने असंख्य उपद्रव, संघर्ष, गली कूचों में जमकर हुई लड़ाइयाँ और विद्रोह देखे हैं, लेकिन धारासना जैसे रोंगटे खड़े कर देने वाले मर्मभेदी दृश्य मैंने कभी नहीं देखे। कभी कभी ऐसी पीड़ा के दृश्य होते कि मुझे थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें हटा लेनी पड़ती। स्वयंसेवकों का अनुशासन आश्चर्यजनक था। लगता था कि उन्होंने गांधी जी की अहिंसा को घोलकर पी लिया है। धारासना के बाद बडाला के नमक डिपो पर धावा बोलते समय भी स्वयंसेवकों ने इसी प्रकार से लाठी प्रहार सहन किया। कभी कभी पुलिस बिल्कुल मामूली सी बातों पर छात्रों का पीछा करती हुई उनकी कक्षाओं में घुस जाती थी और उन्हें और उनके अध्यापकों की लाठियों का शिकार बनाती थी। कांग्रेस को अवैध संगठन घोषित कर दिया गया था और 1 वर्ष में ही लगभग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में ठूंस दिया गया। महिलाओं के साथ भी इसी प्रकार की कठोरता का बर्ताव किया गया। देश को अध्यादेश शासन के अधीन कर दिया गया था और एक के तुरंत बाद दूसरे दमन मूलक कानूनों का बोलबाला था। करबंदी आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार ने संपत्ति के बलात् ग्रहण, हरण और नीलाम का सहारा लिया था। पुलिस के जुल्मों के परिणाम स्वरूप कई गांव बिल्कुल उजड़ गए। पुलिस के दमन कार्य की प्रतिक्रिया के रूप में कुछ स्थानों पर जनता ने भी हिंसात्मक कार्रवाइयां की। शोलापुर में एक उत्तेजित भीड़ ने थाने जला दिए तथा कुछ चौकीदारों को मार डाला। संगठित कार्यकर्ताओं ने व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की, लेकिन पुलिस ने 25 व्यक्तियों को भूनकर और सैकड़ों को घायल करके प्रतिशोध लिया। पेशावर में अप्रैल 1930 में इससे भी भयंकर घटनाएं हुई और 24 अप्रैल से 4 मई तक पेशावर में अंग्रेजी हुकूमत नहीं रही। इस अवधि में शांतिपूर्ण व अनुशासित खुदाई खिदमतगारों ने व्यवस्था कायम रखी। इसके बाद सैनिक दस्तों ने पुनः शहर पर अधिकार कर लिया और अनेक खुदाई खिदमतकारों को मशीन गनों से धराशायी कर दिया। इस दौर की महत्वपूर्ण घटना यह हुई कि एक गढ़वाली प्लाटून ने अपने निहत्थे मुस्लिम देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। आंदोलन का दुखदायी तथ्य यह था कि भारतीय मुसलमान उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत को छोड़कर अन्य क्षेत्रों में इस आंदोलन से अलग ही रहे। ये था सविनय अवज्ञा आंदोलन और उसका परिणाम। अगले लेक्चर में हम देखेंगे गांधी जी का आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। धन्यवाद।